मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि रात के ठीक 8 बज चुके हैं। यानी वक्त है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज की मुद्दा है अकबरुद्दीन को योगी का डर, फैलाया नफरती जहर। तेलंगाना की सियासत में आज उस वक्त भूचाल आ गया जब एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हैदराबाद से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक की राजनीति को सुलगा दिया। ओवैसी का सीधा आरोप है कि दुश्मनी मुसलमानों से है, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चले या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की हाइड्रा की कार्रवाई हो। ओवैसी की नजर में दोनों एक हैं। ओवैसी पूछते हैं कि क्या कानून का डंडा सिर्फ एक ही समुदाय पर चलता है। उनका दावा है कि अतिक्रमण और कानून व्यवस्था तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद तो मुस्लिम समुदाय को सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना नफरत है? क्या सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना सांप्रदायिकता है? और सबसे बड़ा सवाल, कल तक जिस कांग्रेस को ओवैसी सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट दिया करते थे, आज वही कांग्रेस उनके लिए बीजेपी की कार्बन कॉपी कैसे बन गई? ओवैसी ने साफ कहा है कि कोई हमारा अपना नहीं है। यानी 2024 के चुनाव से पहले क्या ये ओवैसी का विक्टिम कार्ड है आगामी 27 चुनाव को लेकर भी, या फिर वाकई तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट और बांसवाड़ा हिंसा के बहाने ध्रुवीकरण की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक तरफ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कहती है कि हम शहर को बचा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि ओवैसी सिर्फ अपने वोट बैंक को डराकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीच में फंसा है वो आम आदमी जिसका घर टूटने की कगार पर है। आज इसी मंच पर होगी बड़ी बहस। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान हकीकत है या महज एक सियासी स्टंट? ये सवाल है। सवाल ये कि क्या बुलडोजर सिर्फ घर नहीं बल्कि भरोसा भी तोड़ रही है? और क्या तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी वाकई एक हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं हम कि अकबरुद्दीन को योगी का डर है और फैलाया नफरती जहर है क्या? ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे तीखी, सबसे बेबाक बहस। लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ बयान है, आपको सुनाते हैं। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से। तो आज की इस बड़ी बहस के बड़े सवाल क्या हैं, वो आपको जरा एक बार हम बता देते हैं कि वो बड़े सवाल क्या पूछ रहे हैं हम। सवाल ये कि छोटे ओवैसी को सीएम योगी का डर है क्या? सवाल ये कि भाईजान को भड़का रही हैं भाईजान, क्या बुलडोजर भेदभाव करता है? ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा क्वेश्चन है। सवाल ये कि क्या अवैध मस्जिदों पर एक्शन गलत है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस पर निशाना और उत्तर प्रदेश का बहाना इस वक्त हो रहा है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनको आज हम पूछेंगे और खास मेहमानों का रुख करेंगे कि कैसे अब उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में अब छोटे ओवैसी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस समान हो गई है। क्या बुलडोजर भेदभाव करता है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या अवैध मस्जिदों पर एक्शन गलत है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस पर निशाना है और उत्तर प्रदेश का बहाना है? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के नेता ओवैसी की ओर से पूछा गया, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से पूछा गया, जो कि आज हम पूछेंगे तमाम मेहमानों के साथ जो कि इस वक्त हमारे इस खास शो बड़ी बहस का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की और जो सभी मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता जेपी लोहिया जी हैं। जेपी जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही विनय सिंह है जो कि प्रवक्ता सपा हैं। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही सीताराम जी महाराज है जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका महाराज जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही सैयद नाजिम अली है जो कि यूथ विंग पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के। आपका बहुत स्वागत है सैयद जी इंडिया न्यूज पर। और साथ ही हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं केएन पांडे। केएन, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, इस पूरी खबर को समझाइए। जो बयान दिया गया ओवैसी की ओर से, उसका उत्तर प्रदेश
और तेलंगाना, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार को लेकर क्या मायने उनके बयान के इस वक्त निकल रहे हैं और क्या कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? केएन जी साची जी, इस तरीके का कोई रिएक्शन फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है, उससे साफ तौर लगता है कि जिस तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो है वो उत्तर प्रदेश में होती थी, उसी तरीके की तुष्टीकरण की बात जो है इस तरीके से तेलंगाना में शुरू कर दी गई। उनका बयान इस तरीके को बताता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जो लगभग 350 से ज़्यादा मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, वो अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए थे, अतिक्रमण करके बनाए गए थे, सरकारी ज़मीनों पे बनाए गए थे, और इस वजह से योगी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जो गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई की गई, उसमें मदरसे और मस्जिद के अलावा जो लोगों के घरों पे गिराने की बात कही जा रही, वो जो गैंगस्टर के एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई, जो तमाम बदमाश थे, जो माफिया थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई। और जिसको नज़ीर मान करके उत्तर प्रदेश के आसपास के जो तमाम और भी स्टेट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जगहों पर इसको रोल मॉडल के तौर पर मान करके वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो तेलंगाना में भी की गई, जिसमें जो है वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी की नहीं है, उसको जब वोट चाहिए होता है तो वो भाजपा का डर दिखा करके हमारे वोटों को तो ले लेती है, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा से इसी तरीके की कार्रवाई करती हुई आई है। वो जो है भाजपा का डर दिखा के हमारे वोट को ले लेती है, और यही डर वो लगातार दिखाते हैं। अब तक उन्होंने ये भी बताया कि लगभग पिछले 50 सालों में 50,000 के आसपास जो है वो तमाम फसाद हुए, जिसमें मुस्लिम जो है वो मारा गया है, उनके घरों को लूटा गया, और वो प्रक्रिया लगातार जारी है। योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में लोगों के घरों को गिरा रही है और मस्जिदों को गिरा रही, मदरसों को गिरा रही है। उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो वहाँ पर रेड्डी जो सीएम है उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा, और उन्होंने साफ तौर पे ये भी बोला है कि कांग्रेस के ही राज में जो है उत्तर प्रदेश में जो मंदिर बना है उसका शिलान्यास हुआ है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी वो भी जो हुआ है वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पे काफ़ी हमलावर रहे। ये बात अलग है कि कांग्रेस है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पूरी पार्टी को जो है भाजपा की बी टीम बताती रही है, लेकिन आज वही पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी को एक तरीके से मिलीभगत करके इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही जा रही। तो अब देखने वाले भी इसका तमाम राजनीतिक निहितार्थ है, इसमें तमाम राजनीति झलक रही है। लोगों को, अपने लोगों को लामबंद करने के लिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो अपनी स्पीचेस दी हैं, जिसका वीडियो जो है पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, और माना जा रहा है कि लोगों को अपनी तरफ लामबंद करने के लिए उन्होंने इस तरीके के कांग्रेस को और भाजपा को घेरने की कोशिश की है वहाँ पे। जी साची जी। ठीक है, देखिए भले ही अभी रिएक्शन सामने नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये बहुत ही ऑब्वियस रहेगा कि रिएक्शन जरूर आएंगे। लेकिन रुक करते तमाम मेहमानों का इस वक्त सैयद नाजिम अली जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आपके पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है, एक बार इसका संदेश समझाइए हमें कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस के अलावा सभी वर्गों में। सवाल ये भी है मेरा आपसे कि क्या अगर कहीं पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी तो क्या उसको नफरत करार दे दिया जाएगा? सैयद नाजिम जी। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए अवैध बताकर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, ठीक है, और ये हर जगह हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या तेलंगाना। बात यह है, इबादत गाहें शहीद हो रही हैं हमारी, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, हमारी मस्जिदों के आगे भगवा झंडा लहराया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पे लीपापोती हो रही है। जो लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं वो लोग आसानी से छूट भी जा रहे हैं, और मुसलमान खामोशी से ये सब देख रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए ओवैसी साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और की जानी चाहिए। कम से कम चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये जो कांग्रेसी लोग हैं हमेशा दावा करते हैं कि हम लोग जो है सभी वर्गों की बात करते हैं, सभी लोगों की आस्था का ख्याल रखते हैं, लेकिन माजरत चाहता हूँ ये बहुत साफ हो चुकी है चीजें। अब इनका जो चेहरे पे जो पर्दा था वो अब लगभग हट चुका है। हाँ। ये लोग बिल्कुल भाजपा की तर्ज पे काम करते हैं और उससे कई ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कम से कम उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लिए बता देना चाहता हूँ कि भाजपा से ज्यादा अगर कुछ खतरनाक रहा हमारे लिए तो वो कांग्रेस थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा जो जिस तरीके की अभी जो काम कर रही है वो गलत है, बहुत गलत है, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा बहुत खतरनाक है। चाहे वो बाबरी मस्जिद केस को ले लीजिए, चाहे वो हाशिमपुरा कांड उठा लीजिए, चाहे वो केरल का मसला उठा लीजिए, चाहे वो अलीगढ़ का मसला उठा लीजिए, हर जगह इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है और आज वो तेलंगाना के अंदर मस्जिदों को शहीद करवाने का काम कर रहे हैं। तो
बड़ा मैं खुल के कह देना चाहता हूँ कि ये दोनों एक है और ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन मुसलमानों के हितैषी नहीं है, बिल्कुल होते हितैषी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेरा प्रश्न था सैयद जी आपसे कि कहीं पर भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी तो वो नफरत ही क्यों होगी? निर्माण बताकर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो पहले से ऐसा तो नहीं केवल स्थापित मस्जिदों हैं, पर ही टारगेट हो रहा हो, वजूद में है। कई नहीं, मंदिरों पर भी सिर्फ कार्रवाई सिर्फ हुई है, ऐसी बात तो नहीं है। सबसे ज्यादा मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों पे आपने देखिए, आप खुद न्यूज में चलाते हैं, आए दिन मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराया जा रहा है, मस्जिदों और मज़ारों को शहीद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बजरंग दल के लोग जाके तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, कोई से अनजान नहीं है। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, कमजोर वर्ग के खिलाफ, नाइंसाफी हो रही है देश के छात्रों के साथ। कमजोर वर्ग आज बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या गौहरुद्दीन ओवैसी उस वर्ग की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अगर छात्रों की बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं, और ये समझना चाहिए। और कांग्रेस जो है, आप कम से कम हमारी हिमायत का ऐलान ना करे, अपनी शिकस्त का इकबाल करे कि उसके जो तमाम वादे थे वो झूठे थे, और उसका जो एजेंडा था, उसकी जो विचारधारा थी, वो हार चुकी है। वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, वो ना हिंदू के हैं ना मुसलमानों के हैं, वो लोग अलग ही राजनीति करते हैं। उनका एजेंडा क्या है ये समझ में नहीं आता है। हमारी बस्ती जला के हाँ उन्हें सुकून जरूर मिलता है, खुशियां जरूर मिलती हैं, ये बहुत क्लियर है। चलिए ठीक है, इस वक्त जो अन्य मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं बारी बारी। जेपी लोहिया जी, आपने पूरी बात सुनी होगी सैयद जी की, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। और साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के नेता ओवैसी यही कहते हैं साफ तौर पर कि अगर ध्रुवीकरण की जो चीज है उसको हटा दिया जाए तो इन सभी पार्टियों की जो राजनीति है वो चल ही नहीं पाएगी। क्या टेक है आपका इस पर, और जो बयान दिया उन्होंने उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, AIM के नेता तो शुरुआत से ही इस प्रकार के बयान देने के लिए माहिर है और जाने जाते हैं। देश के अंदर प्यार और सौहार्दपूर्ण लोगों में जो एकता के दृष्टिकोण को खराब करने का अगर कोई बयान देते हैं तो AIM के लोग पूरे भारत जानता है जिस प्रकार की उनकी भाषा शैली होती है, जिस प्रकार से उनके एक दूसरे भाई भाई को लड़ाने का काम करने का जो विमर्श पैदा करते हैं, सभी जानते हैं। मुल्क की आजादी के बाद कांग्रेस ने यही किया है सर, यही किया है। मुल्क की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी यही की है, भाई से भाई को लड़ाया गया है, मस्जिद हमारी शहीद हुई है, लोग हमारे मारे गए हैं, घरों से निकाल के आपने गोलियों से भून दिया, बीजेपी मुरादाबाद के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आपने मार दिया। नाजिम भाई, मैं बात बहुत पूरी कर लूं। जी जी बिल्कुल, आप बात पूरी करें, लेकिन सर आप जो कह रहे हैं ना, कम से कम उस बात का ख्याल रखें कि गोलियां हमारे सीनों पर चलाई गई, मैंने आपको हमारे मारे गए हैं। नाजिम भाई, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। आपने कहा था कि भाजपा के राज में पता नहीं क्या क्या आपने दंगे बता दिए। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हो रहा था किसकी सरकार थी? मुझे सपा सरकार थी। सपा के नेता तो सैफई में जाकर के डांस देख रहे थे। तो कम से कम आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा की सरकार कब कब आई है। भाजपा की सरकार तो जुम्मा भी 9 साल हुए हैं, और 9 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बताए? एक दंगा 9 साल के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण। आज गुंडे राज को खत्म कर दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी राज में क्या गया? अंदर गुंडा राज खत्म नहीं किया है, आज गुंडे अलग ही रूप ले लिया है, अलग ही रूप धारण कर लिया है सर। साक्षी जी, इस प्रकार अली जी एक बार बात पूरी कर ले लोहिया जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास, पूरा मौका मिलेगा आपको। रही बात आपने जो अभी बात कही नाजिम भाई ने, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिन लोगों ने भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा किया होता, और मैं तो एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, यही लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि कोई भी सरकारी जमीन पर होगी उस पर बिल्डोजर चलने पर कोई रोक नहीं होगी। तो कानून के अंतर्गत कोई भी काम किया जा रहा है, अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कानून के अंतर्गत किया जा रहा है। और उस जमीन पर अगर वहां पर घर बनाकर गरीबों को दिया जा रहा है तो उसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, उसमें किसी को नहीं देखा जाता। उसमें सबको, जो गरीब तबके का जो हमारा भाई बहन है, उसको वहां पर मकान दिया जा रहा है। तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा पैदा करके गरीब लोगों की जमीन को, सरकारी जमीन को हड़पने का काम करते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद ही शांतिपूर्ण वातावरण है। आज पूरी तरह से गुंडाराज वहां पर समाप्त हो गया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों के लिए मकान बना के दे रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी अभी विदेश से लौट के आए हैं। वहां से किस प्रकार का रोजगार उत्तर प्रदेश के वो किस प्रकार से
रोजगार उत्तर प्रदेश में लगे, उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे। तो इतना काम उत्तर प्रदेश लेकिन के लिए जेपी 9 जी, सालों में। नाजिम जी ये बात बोल रहे हैं कि जो बुलडोजर है वो भेदभाव करती है। वो ये कह रहे हैं कि आपने भले ही मंदिरों पर भी कार्रवाई की हो लेकिन मस्जिदों पर ज्यादा कार्रवाई की है। नहीं, पर क्या देखिए, जवाब होगा आपका? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं साक्षी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की जाति, भेदभाव, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं किया गया। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, गुंडा एक्ट के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर, जिन लोगों ने गरीब लोगों की जमीन को कब्जा किया, उस जमीन को हटाने का काम किया। और देखिए कि ये कहां से उचित है। ये लोग दुहाई देते हैं संविधान की, कानून की। अगर उसी संविधान की धज्जियां उड़ाकर कोई सरकारी जमीन को कोई वक्फ को दे देगा, कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेगा, कोई सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का कोई मंदिर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाएगा, तो क्या उसको हटाना उचित नहीं है? ये तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। कोई योगी सरकार किसी चीज को चिन्हित करके नहीं देख रही है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट का कानून का पालन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की, किसी भी वहां पर धर्म को देखकर, जाति को देखकर कोई इस प्रकार का भेदभाव के बिल्डोजर के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। साक्षी जी, चलिए ठीक है, इस वक्त विनय सिंह भी जुड़ रहे हैं। विनय सिंह जी, देखिए ओवैसी की ओर से जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है वो ना किसी योगी, राहुल, रेड्डी और राव से नहीं डरेगा। इसमें अखिलेश यादव का नाम तो नहीं है, समाजवादी पार्टी का नाम तो नहीं है, लेकिन आपका पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर क्या स्टैंड है? उनके इस बयान को आपकी पार्टी कैसे देखती है विनय जी? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति तो कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए, केवल एक ही धर्म को नहीं, अब वो तो सनातन पे भी प्रहार कर रहे हैं। जिस तरह से शंकराचार्य के खिलाफ इतना घृणित कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके लोग जिस तरीके से उनको फंसाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये तो सनातन पे भी प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी केवल तोड़ो, लोगों को तोड़ो और सत्ता पर काबिज रहो, बस यही। आपको मैं याद दिला दूं, अयोध्या में कुछ समय पहले एक के ऊपर जो है रेप का इल्जाम लगा था, उसका घर तोड़ दिया गया, बेकरी तोड़ दी गई, सब कुछ तोड़ दिया गया कोर्ट के आदेश के बगैर। क्या कौन सा न्याय था ये? आज कोर्ट ने क्या किया? उसने बेगुनाह साबित हो गए। तो जो कार्रवाई की गई है वो कहीं न कहीं एक जाति विशेष की वजह से तो की गई। इससे पहले बनारस में 3 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, एक बहन के साथ रेप करते हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती है बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनका न घर गिराया जाता। बहुत से ऐसे वाकया हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं न कहीं नफरत की राजनीति का बीज ये बोया जा रहा है, क्योंकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। क्या बताएगी? किस विजन को बताएगी? अभी हमारे लोहिया जी कह रहे थे कि जापान गए, वहां से रोजा। अरे महाराज बताइए, 7-8 लाख करोड़ रुपया का MOU साइन हुआ, उसमें कहाँ कौन सा कार्य हो गया? कहीं कुछ हुआ? कौन सी कंपनी लग गई? ये केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। इन्होंने सत्ता में आने से पहले लड़कियों को स्कूटी, टैबलेट, क्या क्या नहीं कहा था। तो ये केवल झूठ पे आधारित पार्टी है। और हमारे लोहिया जी भी ये झूठ की पाठशाला से स्क्रिप्ट लेकर के आए होंगे, वही बोलना है। बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें बोलना ही बोलना, वहां से स्क्रिप्ट मिलता है। झूठ की पाठशाला जो चलती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है इस सरकार में, ये काफी निंदनीय है। हमारी सरकार थी, हमने जो है सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम किया था। और काम उत्तर प्रदेश में एक विजन था हमारा कि विकास का विजन वो सबके लिए था। चाहे वो रिवर फ्रंट ले लीजिए, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, तमाम लोहिया अस्पताल ले लीजिए, कैंसर हॉस्पिटल ले लीजिए, मथुरा का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, आगरा, हम बहुत सारे हैं, बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए क्या है? क्या बताएगी कि हमने सनातन के भगवान शंकराचार्य को जो है एक घृणित कार्य में फंसाया, हमने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, हमने मुस्लिम धर्म को टारगेट करके जो है कहीं न कहीं इस तरह की चीजें उत्पन्न करने का प्रयास किया कि लोग जो है आपस में लड़े। क्या बताएंगे ये?
उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। ठीक है, जी। आपकी बात का जवाब लूंगी मैं लोहिया जी से, लेकिन उससे पहले सीताराम जी अभी लगातार बने हुए। सीताराम जी, जिस तरीके से बयानबाजी ये होती है और ऐसे बयान जब सब सामने आते हैं तो कैसे इन बयानों को आप देखते हैं, और क्या ये माने कि इस तरह के बयान आपसी समुदायों में एक दूरियां बनाने की कोशिश की जाती है, जानबूझ के दिए जाते हैं ऐसे बयान? निश्चित रूप से अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान जो है यह नफरती बयान है, नफरत फैलाना चाहता है। ये लोग दंगाई लोग हैं जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, देश की डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? दंगा कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, आप कुछ भी आशुतोष जो है बोलेंगे। वो कौन है? नेशनल चैनल पे कुछ भी बोलेंगे आप। वो क्या बोल रहा है? हैं? कुछ नहीं, कुछ भी- आपके पास कुछ भी बोलेंगे। जो आपके आशुतोष महाराज नहीं, गांजा इतना नहीं पीना चाहिए सर। बोल दीजिए। नहीं, इतना गांजा ठीक नहीं है। सैयद नाजिम जी, आप भी हमारे प्रबुद्ध मेहमान हैं, इस तरह की बातें ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। साक्षी जी, इस प्रकार की जो बातें की जा रही हैं महंगाई बोल नाजिम रहे जी, हैं, व्यक्तिगत क्या तौर इस पे तरह मुझे की लगता बातें है ना ठीक करें नहीं है। आप। नहीं, ये क्या है? क्या है ये? कुछ भी आतंकी आप बोलेंगे आप? अपनी हैं? बात रखिए ना, ये नेशनल दंगाई आपने चैनल कैसे पे सत्ता बात में आतंकी है। किया बोलेंगे अभी? आप? दंगाई सत्ता में है, आतंकी दंगाई बोलेंगे सत्ता आप? में है। ठीक है। आतंकियों के बिरयानी खाने वाले लोग, आतंकियों के घर पर जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाने वाले लोग, आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एंट्री कराने वाले लोग को शर्म नहीं आती है? महाराज जी गेरुआ पहने हुए हैं, एक गेरुआधारी को किस तरीके से भारतीय जनता भगवाधारी को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घृणित कार में फंसा रही है? आप लोगों के जबान नहीं निकलता क्या? आप लोगों ने केवल सुपारी ले रखी है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि केवल देश में विद्वेष की भावना, ठीक है केवल मीना जी, विद्वेष मैं आऊंगी आपके फैलाएंगे, पास। नफरत सीताराम जी, आपकी फैलाएंगे। आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपकी ऑडियो एक बार प्लीज चेक करवाइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। नाजिम जी, अपनी बात पूरी करिए। और जो बात कही है जेपी लोहिया जी ने कि हम कार्रवाई जानबूझकर नहीं करते हैं, जो कोर्ट के आदेश होते हैं, जहां पर अवैध निर्माण होता है वहां पर ही कार्रवाई की जाती है, कोर्ट के आदेशों के हिसाब से कार्रवाई होती है। जवाब दीजिए अपनी इस बात का। कोर्ट का आदेश देखिए, था? जिस तरीके से वो कहाँ कह पे रहे कोर्ट हैं, का असल आदेश में था? आ रही हूँ कहना मीना जी, मैं ठीक है, आपके अच्छी पास। बात है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं मेरा कहना ये था कि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो अवैध है उसे तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। धार्मिक यात्रा के नाम पे पहले एक जो है जुलूस इकट्ठा किया जाता है, वो जुलूस मस्जिद के सामने जाता है, वो वहां पे गाने चलाता है और ऐसे गाने चलाता है जिससे नफरत फैले, और मस्जिदों में घुस भी जाता है वो गुरु, और उसके बाद में जाने के बाद ये तोड़फोड़ होती है। गलत बात है, फिर बिल्कुल गलत फिर बात है। फिर मुसलमानों की बस्तियों को टारगेट किया जाता है, फिर बुलडोजर चलाया इस जाता है प्रकार का झूठ और फिर मत कहा बोलो जाता है नाजिम भाई। कोर्ट का आदेश। नहीं नहीं क्या नहीं, बात आपने करते देखा हैं? नहीं, भारतीय आपने जनता पार्टी में बहराइच नहीं दंगाई देखा, नहीं है? आपने अरे बहराइच आ रही नहीं है महाराज देखा। जी आपके पास। बिन्नू भाई, आ रही है। आपको आपने काहे मिर्ची लग बहराइच जाती है? नहीं मैं तो दंगाई है। दंगा कौन आप कराता है? भाजपा बताइए, को बिन्नू भाई, कराती है। आपको कानपुर काहे आपने मिर्ची नहीं लग रही है? मैं देखा। तो दानिश भाई को बोल रहा हूँ, मैं अरे तो दानिश नाजिम भाई भाई को बोल किसी रहा को हूँ। भी बोला, किसी को भी बोला, भाजपा में दंगा नहीं मेरा कराती है। मेरा कहना आप ये बहुत बताओ। साफ है या कि दंगाई इस तो सरकार सैफई में होते थे। या कांग्रेस सरकार, हैं? एक बार हाँ, वीना वो जी, दंगाई एक बार नहीं। वीना जी, नाजिम जी अपनी बात पूरी कर ले। आप लोग एक साथ बात कर रहे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बारी बारी में प्लीज बात करें। देखिए, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से दंगाई खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने देखा, इलाहाबाद के अंदर देखिए, सीने पे गोलियां मारी गई लोगों पुलिस ने प्रशासन के सामने, लो, प्रशासन के लोगों ने सामने अपने गोलियां केस मारी भी गई वापस किए हैं। है। लोगों ने अपने मुकदमे मुख्यमंत्री ने वापस अपने करा केस लिए। वापस किए ये हैं। सारी चीजें इस सरकार में देखने को मिली, बहुत अजीब आतंकवादियों देखने से को मिला मुकदमे है। वापस नहीं हुए, सपा सरकार में अरे, आतंकवादियों से मुकदमे वापस नहीं, होते थे। आतंकवादी अपने आप को आतंकवादी कहने वाला नहीं चाहते, आतंकवादियों इसलिए से भी मुकदमे वापस होते थे बिन्नू दंगा भाई। करने वालों ने अपने आतंकवादी केस अपने आप- वापस लिए हैं। मैं दंगा चाहता हूँ करने कि वाले। सार्थक रूप से चर्चा को सार्थक रूप से चलाया जाए। बिन्नू भाई, बीच में आप इतने डिस्टर्ब करेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। देखिए नाजिम सर, जी की बहुत बात स्पष्ट है, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के सामने सीने पे गोलियां मार दी गई, ठीक है, लोगों को मार दिया गया। अभी हमने देखिए अलीगढ़ के अंदर, देखिए एक फल फ्रूट बेच रहे थे, सर पे टोपी लगी थी, इसलिए नगर निगम परिवर्तन रक्षा दल की टीम आती है, हमला करती है, सर फोड़ के डाल देती है। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, मुकदमा नहीं लिख पा रही है ये पुलिस। बच्चियां न्याय के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश की बच्चियां, उन्नाव की बच्ची देखिए कहां तक जा रहे हैं, और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ चंगा चल रहा है। अगर यानी आप ये आपके कहना लिए चाहते हैं सब चंगा नाजिम है, जी, प्रदेश में जो कार्रवाई होती है वो भरोसा तोड़ रही है 3 महीने के मुसलमानों में। अंदर 6 मर्डर हुए हैं।
नाजिम जी, आप ये गोरखपुर कहना के चाह रहे हैं अंदर कि जो प्रदेश में कार्रवाई होती है वो प्रदेश में 3 जो महीने के मुसलमान अंदर हैं 6 उनका मुद्दा। भरोसा तोड़ रही है सरकार के खिलाफ? देखिए, ये सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर इस तरीके के काम कर रही है। मुसलमानों से नफरत में अंधी हो चुकी है ये सरकार, इसलिए मुसलमानों का लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो है, मुसलमानों के बेगुनाह बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराया जा रहा है और उनकी बस्तियों के अंदर आतंक फैलाया जा रहा है। घरों में लूट की जा रही है। बजरंग दल के लोगों ने क्या किया? अब देखिए, बजरंग दल के लोगों ने बहराइच के अंदर क्या किया? घरों से आटा चोरी करके ले गए। इतना बुरा दिन आ गए। ये सरकार इतनी घृणा करने लगी है मुसलमानों से, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर जो है, ऐसा नहीं है बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो है वो कम से कम ये चीजें नहीं देख रहे हैं। वो हमारे सहयोग में है, वो हमारे साथ है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए। और मुसलमानों को न्याय उनकी जब अपनी सियासी लीडरशिप होगी तभी जाकर उन्हें न्याय मिलेगा। हमने मुजफ्फरनगर दंगा भी देखा है, बेगुनाह लोगों की जानें गई, हमारी बस्तियां जला दी गई, और उसके बाद क्या हुआ? न्याय के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला। सरकारें आती हैं, सरकारें दावा करती हैं, हमने सब पे भरोसा किया। हमने सोनिया गांधी जी पे भी भरोसा किया, हमने मायावती जी पे भी भरोसा किया, हमने मुलायम सिंह यादव जी पे भी भरोसा किया, सबको नेता बनाया। लेकिन बाद में उसके क्या हुआ कि हमारी बस्तियां जली, हमारे लोग मारे गए। ये हजारों दंगे करा के हजारों लाखों मुसलमानों का खून बहाने वाले लोग, अब कम से कम हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनका वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में अब कमजोर वर्ग के लिए नेता मिल चुका है और ऐवान पार्लियामेंट में वो उनकी आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। तो हम सब उनका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम कामयाब होंगे। हम तमाम वर्गों की बात करेंगे, तमाम कमजोर वर्ग की बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमानों की बात करेंगे, सबको न्याय दिलाने की बात करेंगे। हम किसी की इबादत गाह को शहीद नहीं करेंगे। अगर हम सरकार में आते हैं, सबके साथ न्याय होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि योगी जी के राज में, वो एक योगी हैं और उनके राज में इस तरीके का भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और डरता कोई किसी से नहीं। आपने कहा था स्टार्टिंग में कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी से डरते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की शक्ल ऐसी नहीं है कि उनसे डरा जाए, ना ही उनकी कार्यशैली ऐसी है कि वो हमें डरा सके। हाँ ठीक है, कुछ वक्त के लिए जो है परेशान जरूर किया जा सकता है। आपको क्यों डराएंगे? ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी मेहमानों से, लेकिन एक बार सीताराम जी अपनी बात आप पूरी करिए और अपने आप को प्लीज पहले अनम्यूट कर लीजिए। अपने टूल को जो है बेकार नहीं किया जाता। खैर वो बोलिए महाराज जी। सर हम डरने घबराने वाले लोग नहीं है सर। ठीक है नाजिम जी, जीपी लोहिया जी, विनय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार महाराज जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए, अपनी बात रखिए। क्या समय मिलता है? ये नफरती लोग, भगवा से इनको चीड़ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे क्या झूठ बोलते हैं? भगवान को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है? आप लोग किस तरह की बात करते हैं? अब भगवान क्या रह गया? जिस तरीके से शंकराचार्य को शोषण के मामले में फर्जी तरीके से हिस्ट्री सीटर फंसा रहा है इसी सरकार में, अब भगवा की बात करते हो? आप लोगों को कम से कम अब कहना नहीं चाहिए भगवाधारी है, हम नहीं कह सकते महाराज है, लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। भगवा किए हैं, भगवा को बदनाम करके रख दिया है, सनातन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विनय जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार महाराज जी अपनी बात पूरी कर ले। अरे महाराज जी बोलिए। एक तो उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ऊपर से आप बीच में बोले जा रहे हैं। पिटने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पे स्थापित है। एकमात्र उसका ध्येय और ये मात्र जो है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। ठीक है, आप लेके आने वाले लोग हैं। विनय जी इस तरह के पर्सनल ना करें। विनय जी, महाराज जी शर्मसार हुई है कि किस तरह से भगवा को बेइज्जत किया जा रहा है। स्वामी भगवान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को आप लोग की आवाज नहीं निकलती है, हैं? भगवा किए जा रहे हैं किस तरीके से? आप लोग कसीदे पढ़ने बैठ जाते हैं। अरे साधु महात्मा है, आप लोग किसी की कसीदे ना पढ़ा करें। और अभिमुक्तेश्वरानंद किसी के आश्रित पद पे नहीं है। उन्होंने पढ़ाई करके, उन्होंने सारी विधियों का पालन करके तब शंकराचार्य बने हैं। किसी की देन नहीं है कि हम पीठ के योगी बन जाए। ये कहा जाता है ना मृतक आश्रित, वह जो है अभिमुक्तेश्वरानंद। चुप रहिए आप लोग केवल कसीदे आते हैं, स्क्रिप्ट लेकर कसीदे पढ़ने चले आते हैं। कसीदे पढ़ने वाले हम लोग नहीं है। किसी क्या है? विनय जी, एक बार बात तो पूरी हो जाए उनकी।
एकता की बात करने वाले लोग हैं। सनातन धर्म जो सर्वे भवन किसकी एकता की बात कर रहे हैं? सनातन कौन है? सनातन कौन है? सनातन सनातन पे जो था प्रहार है किया जा रहा है। रहेगा। सनातन पे प्रहार किया जा रहा है, तब आप लोग कमरे में बैठ जाते हैं और उसके बाद बीजेपी के आके स्क्रिप्ट लेकर के चले आते हैं। आप लोग राष्ट्र अभी आपके सामने में अरे योगी महात्मा है, हम शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। क्या बड़ी शिष्टाचार से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बात करने काबिल नहीं रहे। जब सनातन पे ही प्रहार करने लगे, जब भगवान शंकराचार्य को ही बदनाम करने लगे, आप लोग कौन से साधु सन्यासी हैं? नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हो। आपके ठीक है। शासनकाल में 700 दंगे होते पूरी हैं। स्क्रिप्ट महाराज जी पढ़िएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के जाइएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा। स्क्रिप्ट बची है कि नहीं अभी? अरे जो बीजेपी का स्क्रिप्ट है पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि विनय जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं उनको। सवाल मेरा आपसे ही होगा, ठीक है विनय जी, ये बताइए जो बात ओबीसी की ओर से कही गई, वो ये बात कह रहे कि बीजेपी कांग्रेस एक समान है। आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है और मुसलमानों के खिलाफ है? विनय जी, न्याय महाराज जी आपके पास। देखिए ओवैसी जी क्या कहे क्या नहीं कहे, उनकी अपनी पार्टी की लाइन है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अभी कहे भी हैं कि इस सरकार के अंदर इस सरकार ने, नफरत, सुनिए इस सरकार विनय जी सवाल ये क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस भी मुस्लिम्स के खिलाफ है? बिन्नू भाई बोल ही नहीं सकते। देखिए मैंने आपसे कहा वो ओवैसी जी का शब्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करके किसी न किसी एक धर्म के प्रति, एक लोग सवाल तो मेरा यही है कि आप मानते हैं कि कांग्रेस भी नफरत पैदा कर रही है? मैंने आपको बोला कि ओवैसी जी के शब्द है, उनसे पूछिए। हमारे गठबंधन में है कांग्रेस, हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दल यही जानना था मुझे आपसे। सबकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए अब। एक मिनट, महाराज जी ने भी जो बोल रहे थे, महाराज जी क्या कहें आपको, भगवा पहने हुए है, मेरा सम्मान करता हूं मैं, साधु महात्मा है, टीका लगाए हुए हैं, हमारे सनातन में सम्मान किया जाता है, लेकिन आप लोग शर्मसार नहीं होते हैं जब हमारे शंकराचार्य के साथ, भगवाधारी शंकराचार्य के साथ जो गौ रक्षा के लिए लड़ रहा है, जो गंगा जी के लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा सपा वालों ने क्या किया था बिन्नू भाई? बिन्नू भाई सपा वालों ने क्या किया था वो शंकराचार्य के साथ, वो बता दो। हम लोगों ने जो लोग वही शंकराचार्य हैं जो दंडित किया, और वही शंकराचार्य हैं जिनको भगवान आप मान रहे हैं। ये वही शंकराचार्य जिनको सपाइयों ने मार मार के भगाया, ये वही शंकराचार्य कह रहा हूँ। उन सारे अधिकारियों को दंडित किया गया, ये वही शंकराचार्य हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। शंकराचार्य को भगवान बता रहे हो आप। गलत आपने क्या किया? बटकों की चोटी पकड़ करके, कुछ शर्म हो तब तो। बटकों की चोटी का मतलब जानते हैं? सिखाओ। मुजफ्फरनगर कांड करवा के सैफे में सोच रहा हूँ सिखाओ डांस करा रहे थे। सिखाओ दंगाई लोग बोल रहे हैं जो दंगा कराते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन विनय जी ठीक है, आप सभी एक साथ बोल रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ये सवाल मेरा विनय जी आपसे भी होगा और जेपी लोहिया जी आपसे भी होगा। जो बयान ओबीसी की ओर से दिया गया, वो ये कह रहे कि कोई अपना नहीं है, कोई हमारा नहीं है। क्या आप मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 27 में होने वाले, क्या उसके लिहाज से एक विक्टिम कार्ड है ये? क्या इसको हम ऐसे देखें? विनय जी पहले आप, फिर जेपी लोहिया जी आप। बिल्कुल बिल्कुल। इस उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने बड़े ही उससे चुना इनको, भारतीय जनता पार्टी को, कि हाँ कुछ माहौल बनेगा, कुछ काम आएगा, रोजगार। कौन अपना है? ये तो गद्दी के लिए। ये किसके हैं? अडानी के हैं, अंबानी के हैं, देश बेचने वालों के लिए हैं। आज चुप है भाजपा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुंडी बंद करके कमरे में बैठे हुए बड़े नेता, शीर्ष नेता जवाब नहीं दे पा रहे। इनके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। क्या जवाब देंगे? देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को नुकसान पहुंचा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता? देश का गद्दार। जो देश को बेचे, जो देश को क्षति पहुंचाएगा, वो देश का गद्दार है, बिल्कुल कहा जाएगा। और जिस तरीके से इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, टारगेट कर करके सबको जो है परेशान किया जा रहा है, तो ये देश को नुकसानी तो है। हमारा देश एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम फूल है, तमाम पुष्प है, सुंदर लगता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
कहीं न कहीं गुलदस्ते को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जाते हैं बिरयानी खाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उसमें नमक कौन सा था, हिंदुस्तान का था कि पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नमक खाया या हिंदुस्तान का? किसके गुणगार है? किसके विनय लिए जी, काम मैंने कर रहे प्रश्न हैं? किया था ओवैसी को लेकर, आप बीजेपी पर ही लगातार टिप्पणियां किए जा रहे हैं। ठीक है, जेपी लोहिया जी अपनी बात अब रखिए। आप जो बात कही नाजिम जी ने और विनय जी, उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए साक्षी जी, जो आपने सवाल सपा वाले प्रवक्ता से किया था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने महाराज जी को भी नहीं बोलने दिया। चर्चा को सार्थक रूप से सबको अधिकार समान मिलना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है। दूसरी बात, देखिए मैं ज्यादा इस्लाम का जानकार तो नहीं हूं साक्षी जी, लेकिन जितना मैं जानता हूं, इस्लाम में कहा गया कि किसी भी अवैध भूमि पर कोई मस्जिद जो है इस्लाम में ठीक नहीं मानी जाती। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी नाजिम भाई को देवबंद के उन बड़े मुस्लिम नेताओं के बयान भी सुन लेने चाहिए, जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां मुस्लिम पूर्ण रूप से सुरक्षित है और आज अयोध्या में बता शिक्षित दीजिए है क्या हुआ था अयोध्या और में? शिक्षित। मैं बता रहा हूँ बिन्नू भाई, थोड़ा धैर्य रखेंगे, बड़े भाई हैं, मैं नहीं चाहता आपसे इस तरह की। अयोध्या में जो कार्रवाई की गई थी गैंगस्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी, और जो अवैध जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था उसको हटाया गया था, ना कि उसका घर तोड़ा गया था। आप इस कोर्ट तरह ने क्या का किया? कोर्ट ने क्या कहा? आप इस तरह के बेगुनाह लोगों साबित को हुआ। बरगलाने का काम ना करें। नहीं, दूसरी कोर्ट बात, ने बेगुनाह साबित किया। बिन्नू भाई, बड़े आप में से बड़े हो, बड़ा सम्मान करता हूँ आपको। विनय जी बीच को में बात बोलना पूरी दो। करें लोहिया जी, आप बार बार हर दूसरी हर बात, गेस्ट के बीच में बोल जिन रहे हैं। स्वामी विनय के जी, लिए- मैं आऊंगी आपके पास, मौका मिलेगा आपको भी। लोहिया जी बात रखिए। जिन स्वामी के लिए आज सपा वालों का इतना दर्द छलक रहा है, उन स्वामी के साथ इन सपा की सरकार ने क्या किया? देश से स्वामी नहीं, छिपा नहीं भगवान है। शंकराचार्य अरे कहिए। फिर वही बात बात, तो शब्दों को फिट कीजिए, भगवान बिन्नू भाई। शंकराचार्य कहिए। बिन्नू भाई, दूसरी स्वामी बात, नहीं है, नहीं दूसरी स्वामी बात, नहीं है, मैं सम्मान से नाम ले रहा भगवान हूं। शंकराचार्य का है। मैं सम्मान से कह रहा हूँ, स्वामी मैं कर रहा, मैं सम्मान से नाम ले रहा हूँ। भगवान दूसरी शंकराचार्य। बात, विनय जी- भगवान आपके लिए होंगे, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण है। रिक्वेस्ट है भगवान मेरी आपके आपसे लिए विनय होंगे। जी, प्लीज। मेरे लिए भगवान श्री राम है। तो भगवान आपके सनातन लिए होंगे वो। आप सनातनी हुए ही मैं नहीं। भगवान मानता आप हूँ सनातन- श्री राम को, आप मैं भगवान सनातन मानता है हूँ ही श्री नहीं। कृष्ण को। आप वो सनातन मेरे है ही आराध्य नहीं। हैं, मेरे आप भगवान है। सनातन है ही नहीं। शंकराचार्य का बात- मतलब पढ़ लीजिए। अरे दूसरी इस बात- सब में सुन लीजिए, मैं अरे बता बिन्नू विनय जी, आप भाई, सभी अपनी मेहमानों बात का बोलूंगा। समय ले रहे हैं, आपको मालूम है, आपने महाराज जी का भी समय ले लिया। एक बात और प्लीज मैं मैं कहना रिक्वेस्ट चाहता कर रही हूँ। हूँ, मैं आपको मौका दूंगी पूरी, अपनी बात रखिए प्लीज। एक लोहिया जी छोटी अपनी सी बात फिनिश करिए। कहना चाहता हूँ, इन स्वामी के ऊपर मुकदमा हुआ है तो कोर्ट फिर स्वामी बोलो। आदेश के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार मुकदमा हुआ है। ये थोड़ा अरे सा इनको किसी ज्ञान की- दे दीजिए। किसी के आश्रित जो तो योगी व्हाट्सएप तो नहीं है। यूनिवर्सिटी से निकल के अरे आते महाराज हैं, जी। व्हाट्सएप पे पढ़ किसी करके के आ आश्रित जाते तो हैं, योगी नहीं है। सपा की स्क्रिप्ट को लेकर के आ जाते हैं, सुन तो तो थोड़ा लीजिए। ध्यान, थोड़ा पढ़ करके आइए बिन्नू भाई। किसी की देर नहीं है कि हम योगी बन गए। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ उन्होंने जो नाजिम है- जी और महाराज जी आपके पास, लेकिन उससे पहले सहयोगी के एन पांडे लगातार बने हुए। के एन पांडे, सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये समझाइए कि जिस तरीके से ये बात खुद विनय जी भी बोल रहे हैं और जेपी लोहिया जी भी बोल रहे हैं कि भले ही आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, उसी क्रम में एआईएमआईएम के नेता ओवैसी का यह बयान भी एक विक्टिम कार्ड ही पेश होगा। आप किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में 27 में क्या रणनीति देखते हैं पार्टी की? केएन, ये सारी पार्टियां 2027 को लेकर के लामबंद हो गई हैं और सब अपने अपने हिसाब से बैटिंग करने के लिए तैयार हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा क्या करेंगे। तो हमारे लिए जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लामबंद होंगे या दूसरी कम्युनिटी के लोग लामबंद होंगे, सब लोग पोलराइजेशन को लेकर के अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बयान दिया गया है 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसी के दृष्टिगत देखा जा सकता है, क्योंकि अभी जो बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ पे थोड़ा सफलता मिली है एम को वहाँ पे, और उसी तरीके की सफलता को लेने के लिए एक तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके का बयान दिया गया जिसका फ़ायदा उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी लोग एक तरीके से यूनाइट होंगे, एक तरीके से पोलराइज होंगे उनके पक्ष में और उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की है ताकि जो है कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम जाते थे, मुस्लिम मतदाता जाते थे, उनका नाम तो उन्होंने लिया है, लेकिन जो सपा की तरफ जाते रहे मुस्लिम मतदाता उनका सपा का नाम नहीं लिया उन्होंने। पूरी तरीके से देखा जा रहा है जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया है, राव का नाम लिया है, रेड्डी का नाम लिया है,
YSR का नाम लिया है, सबका नाम तो उन्होंने लिया है, लेकिन अखिलेश यादव जिसकी तरफ जो पूरी तरीके से देखा जाए जो सपा की तरफ जो मतदाता जाते रहे, जो एक तरीके से बेस वोटर रहा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का नाम उन्होंने किसी भी सूरत में नहीं लेना मुनासिब समझा है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। पूरी की पूरी तरीके से ये पोलराइजेशन का गेम है और ये पूरी तरीके से लामबंदी है और इसको चुनाव के दृष्टिगत ही देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है, बुलडोजर का जो ऑपरेशन किया है, वो एक केवल मस्जिदों मदरसों के खिलाफ नहीं किया है, वो तमाम माफियाओं के भी खिलाफ किया है। और माफियाओं ने जो करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की थी उनको जो है एक तरीके से जमींदोज किया है। उन संपत्तियों पर जो है गरीबों के घर बसाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यहाँ पे जो माफिया थे उन्होंने जो अवैध रूप से जमीन जो है एक तरीके से कब्जा किया था, उनको उस कब्जे से मुक्त कराई गई। और वहाँ पर जो है EWS के अंतर्गत जो आने वाले जो आम लोग हैं, जिन्होंने कभी घर का सपना ऐसा देखा भी नहीं होगा कि उनको हजरतगंज के आसपास जो एक तरीके से देखा जाए ये VIP इलाका है, वहाँ पे उनको एक छत मिलेगी और वो सपना भी उनका योगी सरकार ने पूरा किया। मैं एक तरीके से देखा जाए तो मैं योगी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए जो उन्होंने कार्रवाई की है उसका जरूर देखा जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बेहतर हुई उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पहले जो दंगे होते थे, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कहा कि पहले दंगा था, लेकिन सब अब उत्तर प्रदेश में चंगा है। तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेने की बात कही है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें किसी को देखा नहीं जा रहा है, ना कोई भेदभाव किया जा रहा है, सभी को उन योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हाँ, जिस तरीके के अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें एक वर्ग विशेष के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बात कही जा रही है। और ये बातें जो कही जा रही वो मुस्लिम तुष्टीकरण के को लेकर के कही जा रही है और उन्हीं को साधने के लिए कोशिश की जा रही है। और आगे में आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो होगी वो और तेज होंगी, लोग और भी घेरने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें ऐलान होगा उनका, उसके बाद ये जो हमले हैं वो राजनीतिक हमले हैं, वो BJP को भी ले खोलने की लोग घेरने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पर भी निशाना साधेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो UPA का एक तरीके से धड़ा है वो कांग्रेस है, उसमें AIM नहीं शामिल है। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भी जो है इसमें एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि जब से उत्तर प्रदेश में एक तरीके से योगी सरकार है, उसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है, उनकी मस्जिदों के खिलाफ की है, उनके मदरसों के खिलाफ की है, उनके ईदगाहों के खिलाफ की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है, जो पीलीभीत है, जो एक तरीके से देखा जाए बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, उसमें जो बॉर्डर एरिया जो नेपाल से सटे हुए एरिया थे, वहाँ पे तमाम एक तरीके से देशद्रोही गतिविधियाँ भी कभी कभी शामिल लोग पाए गए हैं, वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटी भी शामिल पाए गए हैं लोग। तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और तमाम जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसको कानूनी तौर पे एक तरीके से देखा जाए तो उसको उस दायरे में ला करके ये कार्रवाइयाँ की गई। किसी के खिलाफ जो है एक तरफ जा करके अचानक से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको जो लॉ के एक तरीके से जद में लाया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उसके जो है राजस्व का जो है भूलेख जो होता है उसमें जो अतिक्रमण की चीज़ें पाई गई हैं, उसके बाद इनको नोटिस दी गई। नोटिस देने के बाद जब ये लोग जो है कोई तरीके से सही जवाब नहीं दे पाए तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के परिसर के अंदर भी लगभग आधा दर्जन जो मस्जिदें हैं या ईदगाह हैं वहाँ पे ईदगाह जो है बनाए गए हैं, वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जो है कोशिश की जा रही है कि GMU के प्रशासन के द्वारा लगातार उनको कई बार तारीखें भी दी गई हैं, उनको हटाने की जो है मियाद भी पूरी हो गई, 2-3 बार उनको ये मियाद पूरी की गई। लेकिन अभी जो ईद है और होली है उसके जो है होने की वजह से ये तारीखें जो है आगे बढ़ाई गई हैं। तो माना जा रहा है कि जो KGMC में इस तरीके की अवैध गतिविधियाँ एक तरीके से अवैध वहाँ पर मजारें बनाई गई थी, उनके खिलाफ भी आगामी आने वाले दिनों में जब कार्रवाई होगी तो वो मामला भी एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो बनाई गई हैं वो भी अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। वो वहाँ पे उनकी कोई परंपरागत रूप से कोई ज़मीन नहीं थी और ये जो KGMU का जो परिसर है उसके अंदर ये मज़ारें बनाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है जो अतिक्रमण करके बनाया गया है काम है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई और भी धार्मिक स्थान हो, जहाँ पर अवैध तरीके से ढांचे तैयार किए गए हैं, वो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है KN, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दी है। नाज़िम अली जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए और ये भी बताइए, क्योंकि आपने अब से कुछ देर पहले ये कहा कि मुस्लिम्स का भला तभी हो पाएगा जब उनका नेता उनको मिलेगा। क्या आप ये मानते हैं, कहते हैं कि तेलंगाना के मुस्लिम खुश नहीं है, UP के मुस्लिम खुश नहीं है, राजस्थान के मुस्लिम खुश नहीं है, ये मानते हैं आप?
देखिए मैम, लगातार नाइंसाफियां मुसलमानों के साथ हो रही हैं। अभी देखिए, अभी आपके सामने मैं नाम नहीं जानता हूँ और कौन है ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। आने वाली तैयारियां और है, बहुत ज्यादा सख्त है। जब तैयारियां इनकी सख्त हैं तो हमारी भी तैयारियां तैयारी उनकी हो है। जानी केएन चाहिए। पांडे रिपोर्टर है हमारे, शाजिब नाजिम आलिम जी, वो कहें वो कह तैयारियां रहे उनकी हैं जहां पर अवैध तरीके से नहीं, मैं निर्माण हो वही रखे कह रहा हैं। हूँ, मैं समझ। अवैध नहीं नहीं नहीं, यहाँ मुझे लगा वो पत्रकार कम, मुझे प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। ठीक है, कि अवैध है अवैध है। आपने ये देखिए कि आप बहराइच के अंदर आपने क्या किया। जहां पे भी आप कहीं पे भी हंगामा हो जा रहा है, उसके बाद आप स्टिकर चिपकाते हैं, बोले कि ये नोटिस है, ठीक है, और ये घर टूटेगा। हर जगह आप यही कर रहे हैं। कोर्ट की आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सामने मस्जिद है और वो सही कर लेंगे तो एक बहुसंख्यक समाज आपको समर्थन देगा, सपोर्ट करेगा, ऐसा इनके विचार। तो ये चीज समझ जानी चाहिए। तो खैर अच्छी बात है। मैं इतना कहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर भारत में मजबूत होते हैं तो कम से कम हमें न्याय मिलेगा, जो अब तक न्याय हमें नहीं मिला है। मुल्क की आजादी के बाद से लगातार जो नाइंसाफी हमने सही है, लेकिन जो जो लगातार सवाल जो था मेरा हमारी नाजिम बस्तियों जी, के वो नहीं साथ, हमारे जवाब दिया लोगों के आपने। साथ क्या आप हुआ ये है। कहना चाह रहे हैं तेलंगाना के, यूपी के, राजस्थान के, उत्तराखंड के मुस्लिम खुश नहीं है? वो तभी खुश होंगे जब उनको मुस्लिम नेता मिलेगा। नहीं, बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है। बात यह है कि मुस्लिम विरोधी नेताओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम उन्हें कम से कम अपनी ताकत के जरिए, अपने इत्तेहाद के जरिए ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। हमने विश्वास किया है बहुसंख्यक समाज ठीक के है, तमाम हिंदूवादी नेताओं और हिंदू नेताओं पे हमने विश्वास किया है, लेकिन हमारा सगा कोई नहीं। ठीक है। कांग्रेस के रूप में कभी हमें लोग नेता बन के आते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, किया है, हमारा माजी, हमारी तारीख है। मुल्क की आजादी के बाद से हमने हर एक नेता को प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो ठीक है। तमाम पूरे दुनिया ने देखी है। हमारी मस्जिदें शहीद हुई हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे बुजुर्गों के कांधे ठग गए हैं जनाजे उठाते हुए। इतनी ठीक है नाइंसाफी हम लोगों महाराज के जी। साथ हुई। गुजरात में बस्तियां हमारी जला दी गई, कोई हमें न्याय मिला? आज तक नहीं मिला। जो आरोपी थे आज वो कहाँ है? आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कहाँ है। ठीक है महाराज जी, अपनी बात रखिए अब। ऐसी मानसिकता के लोगों को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं। इनको भारत की सनातन संस्कृति और भारतीय आबो हवा अच्छा नहीं लग पाकिस्तान रहा है। बिरयानी खाने टिकट का अरे आपका हम विनय कराएं विनय सर। जी, प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम फिनिश हो रहा है, प्लीज बोलने दीजिएगा महाराज जी को। कराएं सर आपका। महाराज जी, ऐसे लोग बाबा को जी, पाकिस्तान बाबा जी बिरयानी आप, खाने जाना चाहिए। बाबा जी देखिए, एक बार थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, आप पानी पी लीजिए। थोड़ा सा आपके पानी बीच लगा में लीजिए। बाबा जी आप कुछ भी बोल रहे हैं। नाजिम जी आपसे कुछ रिक्वेस्ट आप है, बोल- प्लीज विनय जी और नाजिम नाजिम, जी, एक बार बात नाजिम पूरी हो भाई। जाए उनकी। से पाए जाते नहीं हैं। नहीं नहीं और नहीं, ये मुझे पाकिस्तान भेजेंगे? आप भेज सकते हैं, आप भेज सकते हैं। थोड़ा सा पानी आंखों पे डाल के देख लीजिए सर, आंख खुल जाएगी। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। जितने थोड़ा फिरके पानी का आपके इस्तेमाल करिए। फिरके नहीं हैं सर, भारत आप थोड़ा पानी डाल लीजिए आंख पे, अरे सर आंख खुल जाएगी। बोलना आप तो दो जागते हुए सो नाजिम रहे भाई, हैं, बोलने तो दो। आप जागते हुए सो रहे हैं। कुछ भी बोलने देंगे हम इन्हें, कुछ भी। अरे आप ये कुछ भी भेजेंगे बोल रहे हो, पाकिस्तान, आपको किसी ने रोका ये क्या? भेजेंगे। आप भेज के दिखाइए पाकिस्तान, भेजिए। आप कुछ भी आप बोलेंगे, भारत आपको से किसी ने रोका निकालेंगे, क्या? आप निकालेंगे भारत से, ये निकालेंगे भारत से। मैं कह रहा हूं कि जागिए, आंख खोलिए, आंख खोल के बात करिए। नेशनल टीवी पे बोलने तो बैठे दो। आप। साक्षी जी, क्या किस बोलने दूं? प्रकार ये की बोलने दूं? चर्चा करा रहे हैं आप? ये नहीं, ये बोलने दें हम, ये बोलने दें कि हमें निकाल देंगे। तो आदमी हैसियत में रह के अगर बात करे तो अच्छा लगता है। देखिए सम्मानजनक आदमी को बातें बोलना हो चाहिए। इस शो पर, ये हमारी कोशिश रहती है। और महाराज जी, ये रिक्वेस्ट भी मेरी आपसे है। महाराज जी अपनी बात रखिए, क्योंकि समय की, वक्त की कमी है अभी। जब ऐसे विचारधारा को भारतीय आबो हवा अच्छा नहीं लगता है, जितने मुसलमान के फिरके हैं वह भारत में पाए जाते हैं। आनंद पूर्वक अगर मुसलमान अगर कहीं है तो वह भारत में है। उसके बाद भारतीय आबो हवा अच्छा नहीं लग रहा। 3400 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों ने हज के लिए सब्सिडी देती थी और सनातन की बात कर रहे हैं। यह कब्रिस्तानों के लिए बाउंड्री वॉल कराने का काम जो है अखिलेश जी ने किया। सनातन के लिए उन्होंने कौन सा काम किया? सनातनियों के लिए कौन सा मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी देने का काम किया? लेकिन हज जाने के लिए सब्सिडी देते थे। ये लोग एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की बात करते हैं। ये सब स्क्रिप्ट महाराज जी मत पढ़िए, बंद करिए स्क्रिप्ट पढ़ना है। एक शंकराचार्य को बेइज्जत किया जा रहा है, आप लोग की आवाजें नहीं निकलती हैं? आप लोग तो दो। चले आते हैं, लगते हैं गाना गाने हज जाने के लिए आप लोग का और कोई काम नहीं है? सनातन को खत्म किया जा रहा है। एक फाइनल कमेंट हो जाए लोहिया जी आपका, और मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। विनय जी आपने सारा समय खा लिया।
देश को कमजोर किया जा रहा एक फाइनल कमेंट हो जाए सबका। लोहिया जी पहले आप। कमजोर नहीं किया जा रहा, देश को कमजोर करने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। देश अभी समृद्ध है। आप जैसे लोग जो गाना गाते हैं ना, स्क्रिप्ट एक गाना गाते हैं, आप जैसे लोग आप ये बताइए, अभी आपके भाजपा के कह रहे हैं स्वामी, भगवान शंकराचार्य को स्वामी बोल रहे हैं। आप लोग को खराब नहीं लगता है? स्वामी है वो शंकराचार्य नहीं है, है? कोई कभी भी कोई हिस्ट्री सीटर बन जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री सीटर बनेगा 27 में। चलो ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है। विनय जी आपका, जेपी जी आपका, सीताराम जी आपका, सैयद नाजिम जी आपका और KN पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस बड़ी बहस का हिस्सा बने। और इसी के साथ हमारी इस बड़ी बहस में आज के इस मुद्दे पर इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।